सबसे बड़ा दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। नमस्कार। आज न्यूज 18 इंडिया को दिए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े इंटरव्यू पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस को निशाने पर लिया। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए न्याय के वादे पर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या अन्याय किया था या इस बात को कबूल कर लिया कि उन्होंने 60 साल में अन्याय किया था। साथ ही पीएम मोदी ने अन्याय की एक पूरी फेहरिस्त गिनवा दी, जिसके बाद इस पर सियासत गर्मा गई। आज इसी मुद्दे पर बड़े पैनल पर करेंगे चर्चा, उनके साथ करेंगे बहस। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं घटनाक्रम पर। बात राहुल गांधी के इशारों में पीएम मोदी को अब तक की सबसे बड़ी जो उन्होंने चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनावों के बाद रफाल सौदे की जांच होगी और चौकीदार को जेल भेजा जाएगा। राहुल गांधी कुछ इस तरह से बात कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। ये सब इस सारे घटनाक्रम, इस प्रकरण के बाद प्रधानमंत्री ने न्याय पर जो फहरिस्त गिनवाई इस इंटरव्यू में, आइए देखते हैं। उनका जो मुख्य मंत्र है अब होगा न्याय। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। इनको अगर हम विकास के आंकड़े कांग्रेस के दिखाने लगे तो पसीने छूट जाएंगे। ये तो कांग्रेस के रहते तो 34 साल में कभी न्याय मिलने की हमको अपेक्षा ही नहीं थी। जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे क्या? प्रधानमंत्री जी, अगर मुल्क के साथ न्याय ना हुआ होता ना 70 वर्षों में, आप नहीं आ पाते। प्रधानमंत्री जी सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं रखते हैं। जिस पार्टी ने दशकों तक देश के लोगों के साथ अन्याय किया हो, वो न्याय की बात करे तो इससे ज्यादा मजाक हो नहीं सकता। लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूँ। डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते। तो आप आस्था को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आपका इसकी जरूरत ही न पड़े। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, उसको हम पूरे तरीके से सेना के जवानों के लिए इंटैक्ट रखेंगे। आर्टिकल 35A का डेवलपमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये प्रॉब्लम दिल्ली के नजरिए में है। जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका दे। कश्मीर की समस्या की जड़ में वहां बन बैठे हुए 50 पॉलिटिकल परिवार है। इसे छेड़खानी मत कीजिए। छेड़खानी करेंगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कहते अक्लमंद को इशारा ही काफी। कश्मीर की सामान्य मानवी इन लोगों से मुक्ति चाहती है। कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वहां की जनता ही अब बदलाव चाहती है। तो विषय मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा दंगल में हम फोकस करते हैं न्याय पर। बीजेपी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कभी कभी आ जाइए कि स्टूडियो में अच्छा लगता है। आज आप बाहर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पार्टी ऑफिस को छोड़कर कभी कभी आ जाइए स्टूडियो में, अच्छा लगेगा। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ है। राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर हमारे साथ हैं, इसलिए ऑफिस में बैठे हैं। अरे दुष्यंत नागर जी, रुक जाइए। शुक्ला जी का स्वागत है, बुलाइए। अब जितने गेस्ट आए हैं उनको हेलो तो कर लूं, उसके बाद आप मुझे टोकिएगा। स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर असद खान फलाई मेरे बगल में यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडियो में। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, देखिए कैसे एजेंडा सेट हो गया लोकसभा 2019 का। भाजपा कह रही है जनता को न्याय मिलेगा, कांग्रेस कह रही है जनता को न्याय मिलेगा। कौन किसको क्या न्याय देगा? किसने अन्याय किया, किसने न्याय किया, बताइए तो सही। कांग्रेस ने तो पहली बार कहा कि हम न्याय करेंगे, मतलब आज दिनों तक उन्होंने अन्याय ही किया। उन्होंने 1952 से वो गरीबों के साथ अन्याय ही कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनको जो है चुनावी जुमले दिया करते थे। पर पंडित नेहरू हटा रहे थे, इंदिरा जी हटा रही थी, राजीव जी हटा रहे थे, सोनिया जी हटा रही थी, राहुल गांधी। पर आपने जाजी का बयान सुना उधर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए अगर अन्याय ही होता तो फिर आपकी सरकार आती ही नहीं। न्याय हुआ इसीलिए तो ये सरकार भी आई।
नहीं, इसीलिए नहीं, अन्यायकारियों को हटाया ना जनता ने। अन्याय करने वालों को जनता ने हटाया। अन्याय करने वाले जो 1984 में सिखों के 10,000 सिखों का क्रूर नरसंहार किया गया और एक भी व्यक्ति को न्याय नहीं दिया, एक भी हत्यारे को जेल नहीं भेजा, उल्टा हत्यारों को मंत्री बना दिया गया। उल्टा जो है एचकेएल भगत किस बात के मंत्री बने थे? निर्दोष सिखों के नरसंहार के लिए। किस लिए जगदीश टाइटलर बनी? देखिए असद खान 2002 पर सवाल पूछ रहे हैं आपसे के लिए। आपको 1984 के दंगे तो याद है, अच्छी बात है। 2002 के दंगों पे भी कुछ शब्द बोलते हैं मिला है भैया। नहीं, 2002 वालों में न्याय मिला और नेवटिया आयोग और नानावटी आयोग बताता है कि किस तरह से गोधरा में कांग्रेस के पार्षद ने जिस तरह से गोधरा में ट्रेन जलाई और आईएसआई के इशारे पे जलाई, तो इमरान खान के इशारे पे आज भी राहुल गांधी नाच रहे हैं। 2002 में आईएसआई के इशारे पे पार्षद नाच रहा था। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए, मुसलमानों को और पाकिस्तान को गाली दिए बिना आप 5 मिनट बोल सकते हैं देश के ऊपर? और जस्टिस नहीं, आप बताइए 5 मिनट देश के ऊपर बोल दीजिए, देश के समस्याओं के ऊपर, देश के विषयों के ऊपर, उसमें से थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान को अलग कर दीजिए और मुसलमानों को अलग कर दीजिए, क्योंकि आपकी राजनीति पूरी बेस्ड इसी पर है कि आप अगर हारेंगे तो पाकिस्तान में बम फूटेंगे, आप अगर हारेंगे यहाँ पर तो पाकिस्तान में जश्न मनाएंगे, पाकिस्तान बिन बुलाए बिरयानी खाने आप जाएंगे। मेरे घर आ जाते, मैं खिला देता आपको बिरयानी। अगर बिरयानी खानी थी आपको तो मेरे आ जाते, मैं खिला देता आपको बिरयानी। आप बौखलाने लगते हैं। इमरान खान एक बात असद, अच्छा एक दुष्यंत जी इससे पहले नहीं, इससे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए ये सरकार या भारत पाकिस्तान के साथ कुछ भी करे, पाकिस्तान के वहां से दहशतगर्दों पर हमला करे, वो एक बात अलग है, लेकिन क्या पाकिस्तान और मुसलमान यानी भारत का मुसलमान, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल। लोगों को पाकिस्तान जाना था वो 1947 में चले गए और हमारे पूर्वजों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस देश में पैदा हुए, हम इस देश के लिए जिएंगे, हम इस देश के लिए इसीलिए कहीं पर भी ये सोचना कि पाकिस्तान की तरफ राजनीति करना या पाकिस्तान पर कार्रवाई करना या पाकिस्तान पर कहना ये इशारा है हिंदुस्तान और देश के मुसलमानों पर, ये राजनीति जो है गलत है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा सोचती है या कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा सोचता है तो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल नहीं, मैं ये साफ, मैं ये बिल्कुल साफ कर देता हूं कि देखिए प्रेम शुक्ला जी, कहीं आपकी मंशा ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप गलती से भी ये इशारा मत कीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ हिंदुस्तान में है उन्होंने पाकिस्तान और 2 नेशन थियरी को ठुकराया है, वो इस देश के हैं। इस देश में आप जो भी मसला है कीजिए, पाकिस्तान के साथ तो हमारी दुश्मनी है क्योंकि वहां दहशतगर्दी है। पाकिस्तान, ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, तो ठीक है। निष्कर्ष देने के पहले मेरा उत्तर तो सुनेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं आपका उत्तर सुनूंगा। मैं बस इसको मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल ये बात राष्ट्रीयता पे या भारतीयता पे सवाल नहीं उठा सकते। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात कर दें। हाँ जी, हम बिल्कुल जो है भारत का मुसलमान मेजर उस्मान को मानने वाला मुसलमान है, भारत का मुसलमान वीर अब्दुल हमीद को मानने वाला मुसलमान है, भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाला मुसलमान है, लेकिन इमरान खान को मानने वाला एक वर्ग भी है जो फलाही साहब की तरह। हम इमरान खान पर बालाकोट पर जैसे बात करते हैं, तभी तो आपने, अब आइए, पाकिस्तान के नेशनल डे पर किसने लेटर लिखा उनको बेस्ट विशेष का, शुभकामनाएं का? पाकिस्तान हमारे जवानों को मार रहा है और आप भेज रहे हैं उनको लव लेटर। निश्चित तौर पर भारत के लिए गौरव के विषय, शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके नेशनल डे पर हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। सर कुछ तो मोरल ग्राउंड, पाकिस्तान पर हमला करने पर आपके अंदर कुछ एथिक्स बचे या नहीं बचे? अच्छा भाई, आप तो राष्ट्रप्रेमी बनिए ना, आप राष्ट्रद्रोहियों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? मेरा तो छोटा सा देखिए एक और बात मैं साफ कर देना चाहूंगा, और ये पुलवामा अटैक के बाद आनंद जी, नहीं पाकिस्तान से किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं होना, ये कह रहे हो कुछ औपचारिकताएं रहती है, कौन सी औपचारिकताएं आपको निभानी है सर? दो चीजें और हम साफ कर दें। एक और बात, सरकार से सवाल पूछने वाला हर कोई एंटी नेशनल है, ये व्याख्या, ये नैरेटिव गलत है। नहीं पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रवादी कौन है कौन राष्ट्रवादी नहीं है,
ये फैसला करने का ठेका या किसकी नेशनलिज्म सही है किसकी गलत है, इसका भी जो है कस्टोडियनशिप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं। हाँ, आप राष्ट्र की बात करते हैं, आप देश की राजनीति करते हैं, इस पर आप अपनी राजनीति कीजिए, आप जो करना चाहते हैं देश के लिए करना चाहते हैं, जो आपके साथ है वो आपके साथ है, जो नहीं है वो आपके साथ नहीं है। लेकिन सवाल पूछने का हक हर किसी को है, सही सवाल पूछने का हक है। देखिए, तथ्य के बेसिस पर सवाल पूछने का हक है। असद, मैं आपको ये भी कहूंगा कि तथ्य के बेसिस पर इंडिया मुझे ये राइट है या नहीं कि जब पाकिस्तान ने हमारे जवानों को मारा तो हमारी सरकार ने क्यों उनको शुभकामनाओं का लेटर भेज दिया? ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये भी कहने का हक होता है कि इस अब की बार जब ये नेशनल डे हुआ था, क्योंकि उन्होंने अलगाववादियों को निमंत्रण गया तो भारत सरकार से कोई भी पाकिस्तान हाई कमीशन नहीं गया। ये आपको पता है, ये आपको पता है। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश, अपने पड़ोसी, आप अपने पड़ोसी चुन नहीं सकते, उनके साथ किस तरह का रिश्ता निभाना है वो आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। ये बात सही है। दूसरा, एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री बतौर दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री को एक प्रोटोकॉल के तहत कुछ लिखता है, क्या उस पर आप राजनीति, आप उस पर सवाल पूछें? उस पर नहीं, चोरी छुपे नहीं लिखा गया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसको आप जस्टिफिकेशन मत समझिए, मैं पूरे प्रकरण को बात कह रहा हूं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं पूछे, मैं पूरे घटनाक्रम को आपको अवगत होना जरूरी है कि देखिए, पिछले साल भारत की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से एक अदना सा मुलाजिम ही सही लेकिन गया था, अब की बार नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि पिछली बार भी अलगाववादी गए थे, अब की बार नहीं गए थे। पिछली बार क्यों? आपकी सरकार, आप सरकार में थे, जम्मू एंड कश्मीर में प्रेम शुक्ला, तो अब की बार नहीं गए। ठीक है, राष्ट्रवाद पर बहस तो हम करते रहेंगे, लेकिन बात आज प्रधानमंत्री के उस बयान पर है जहां वो न्याय की बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं, आनंद जी, आप श्री फलाही जी के साथ मिलके आप निर्णय सुना रहे, मेरा उत्तर लीजिए। मैं कोई निर्णय नहीं सुना रहा हूं, जो घटनाक्रम है घटनाक्रम है। असद अगर पूरी बात नहीं कर रहे, आप पूरी बात नहीं कर रहे, मैं पूरी बात कर रहा हूं, मैं पूरी बात कर रहा हूं। बात यह है कि बालाकोट, लेकिन आप करने नहीं दे। चलिए ठीक है, बोलिए। नरसिंहन जी, प्रेम शुक्ला जी आगे बढ़ने से पहले बोलिए। राजकुमार भाटी जी और दुष्यंत नागर उसके बाद जी बोल देते हैं, और फलाई जी मेरी बात पूरी नहीं होने देते। मेरी बात पूरी होने का अवसर दीजिए जी। देखिए, 10 लाख लोगों का जिनोसाइड हुआ था 1947 में। उसके बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक 1952 तक पंडित नेहरू के कहने पे पाकिस्तान की नोट भी छापती थी। तो क्योंकि एक प्रोटोकॉल था, एक तय था, दोनों के बीच में करार था, तो युद्ध की परिस्थितियों में भी प्रोटोकॉल जो होता है वो पूरा किया जाता है। लेकिन सरकार ने एक निर्णय लिया कि हुर्रियत को यदि आप बुलाएंगे तो हम आपके कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने हुर्रियत को बुलाना बंद नहीं किया। आपका एक युग था 2014 तक, जब हुर्रियत के नेताओं को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की फर्स्ट टेबल पे बैठाया जाता था। आज युग ऐसा है कि हुर्रियत के नेता जेल के भीतर है, जमाते इस्लामी के नेता जेल के भीतर है, अलगाववादियों की सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई है। ये सब एजेंडा ऑफ अलायंस में क्यों नहीं था? ये सवाल जायज है। ये सब एजेंडा ऑफ अलायंस में क्यों नहीं था? ये जायज है। एजेंडा ऑफ अलायंस, और 3 साल जब आप सरकार में थे तब इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये जायज है। क्या आप ये अपनी गलती मानते हैं? ये सवाल भी जायज है। चलिए, मेरे पास नहीं, ये सारे सवाल जायज हैं। अभी फिलहाल हम वापस प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पर हम जरा तवज्जो देते हैं। इस पर लंबी बहस करेंगे प्रेम शुक्ला जी, इस पर लंबी बहस करेंगे, लेकिन अभी फिर से सुनते हैं कांग्रेस के न्याय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। अब उनका जो कैंपेन कांग्रेस का चला है वो कह रहे हैं अब होगा न्याय, और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है, कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर साबित? इस चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है, अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस न्याय देगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं कि आपने तो 10 दिन में कहा था
100 दिन हो गए, न्याय कब मिलेगा? भोपाल के जो गैस पीड़ित थे, सैकड़ों लोग निर्दोष मारे गए थे, वो न्याय मांग रहे हैं कि आपने क्यों गुनहगारों को विदेश जाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कर दी, वो न्याय मांग रहे हैं। नंबी नारायण, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनको आपने झूठा केस करके जेल में डाल दिया और भारत के स्पेस प्रोग्राम को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। नंबी नारायण न्याय मांग रहे हैं कि आप क्या करेंगे। समझौता एक्सप्रेस के अंदर निर्दोष लोगों को आपने जेल के अंदर बंद कर दिया। समझौता एक्सप्रेस के झूठे केस में इतने सालों तक जो जेल में रहे, वो न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। इस देश के महापुरुष बाबा साहब आम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी न्याय मांगते हैं कि इतिहास में उनको उचित साथ क्यों नहीं मिला, उनको इस प्रकार से नीचा दिखाने की हर बार कोशिश क्यों की गई। तो न्याय मांगने के लिए अब देश के हर कोने से आवाज उठ रही है और मैं नहीं मानता हूं कि ये न्याय दिला पाएंगे। चलिए, प्रेम शुक्ला और असद खान से थोड़ा सा हटकर दुष्यंत नागर और राजकुमार भाटी से पूछते हैं। दुष्यंत नागर, कुछ सवाल तो प्रधानमंत्री ने सही पूछे कि अब की बार न्याय, अब होगा न्याय, तो अब तक क्या हो रहा था? देखिए, अब तक क्या हो रहा था, बहुत आपका वैलिड सवाल है और मैं इस पे जवाब देना चाहता हूं। मेरा नहीं है, प्रधानमंत्री का सवाल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी मेरे सम्मानित है, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, 563 रियासतों के अलावा चंद संपन्न परिवार थे। उसके बाद जब इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, 73% भारत की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन का बसर करते थे। आज देखिए हालात क्या है। ये न्याय नहीं हुआ क्या लोगों के साथ? आज क्या है हालात? आज देखिए, देश में 20% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 20% लोग हैं। 80% लोग अगर 70 साल में जिसमें से -13 कर दीजिए, -13 कर दीजिए सर, -13 कर दीजिए, 13 साल भाजपा की सरकारें रही, तो 13 साल तो देश बुलंदियों पर पहुंचा, उसमें लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ रहे थे, उसमें लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ रहे थे, हरित क्रांति हुई, उसमें किसानों ने उत्पादन उपज बढ़ाई, उद्योग लगे, सिंचाई के संसाधन बने। अच्छा, इतना बड़ा आधारभूत ढांचा, औद्योगिकरण हुआ। 1991 के बीच में गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर उठे? 1991 से लेकर 2001 तक गरीबी रेखा से कितने लोग उठे? 2001 से 2011 तक कितने लोग उठे? 2011 से लेकर 2016 तक कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे? और 2016 से लेकर 2019 के बीच गरीबी रेखा से कितने लोग उठे, जरा बता दीजिए मुझे। आनंद जी, इस पर हमारी बात बहस कर चुके हैं। देते हैं सर, बिल्कुल नहीं, हमारी आवाज को तो आप कुचल देते हैं, दबा देते हैं, आप जो कह रहे हैं उसी पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। प्रतिबंधित कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, आप तो बोलते रहे, मेरे बगल में सर 2004 से 14 के बीच में 19 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर आए। 2016 से 2019 के बीच में कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे? आप बता दीजिए आंकड़े। 6.5 करोड़ कोई नहीं चले गए ना, 6 करोड़ लोगों की नौकरी चलेगी। नोटबंदी से कितना रोजगार को नुकसान? मैंने क्या कहा? 2016 से 2019 रोजगार गया। 2016 से 2019 में गिना रहा हूं आपको, 6.5 करोड़ आत्महत्या करने के लिए करोड़ की रेखा है और नंबर है, और मेरा नहीं है, आंकड़ा है ये, मेरा आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा बड़ा है। ये वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के आंकड़े मैं आपको गिना रहा हूं। जो आंकड़े आप गिना रहे हैं दुष्यंत नागर, वही आंकड़े मैं आपको गिना रहा हूं। आप आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी साहब से पूछ लीजिए। टाइम पीरियड की बात मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से आंकड़ों का नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या पूछा? 3 तलाक में जो लेकिन अगर कोई ये कहे उनको न्याय नहीं चाहिए कि 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ, उसमें क्या न्याय नहीं चाहिए? क्या ये सवाल गलत है? सरकार कांग्रेस की क्या ये सवाल गलत है? क्या ये सवाल गलत है? बिल्कुल सवाल गलत है। क्यों? प्रधानमंत्री जी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब तक अगर न्याय नहीं मिला, अब न्याय मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? कौन सा वादा पूरा किया? कौन सा न्याय है? नौकरी मिली? जो राम मंदिर 2 करोड़ लोगों को जॉब मिले, आस्था रखते हैं, जो राम पर आस्था रखते हैं, तो राम मंदिर पर न्याय कब मिलेगा? राम मंदिर पर न्याय कब मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ। अयोध्या में रामलला के मंदिर का टेंट भी चेंज नहीं कराया। राजकुमार, अच्छा कोई बात, अच्छा ठीक है। किस मोरल ग्राउंड पे इन्होंने दोबारा वादा करा कि हम दोबारा कोशिश करेंगे?
इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अरे सर 5 साल आप फुल मेजोरिटी में थे, आपने कितने प्रयास करे और कितने एफर्ट्स करे? नहीं अच्छा एक बात, अच्छा असद एक बात, अच्छा नहीं असद एक बात बताइए, नहीं असद एक बात बताइए। मैं आपसे बस प्रेम शुक्ला जी इससे पहले जवाब दे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर इन्होंने सच में कोशिश की होती क्योंकि इनकी सरकार थी, क्या आप उनका समर्थन करते? आनंद जी, if you ask me honestly, ideally speaking, I want to end this the politics of hatred. वहां पे मंदिर और मस्जिद दोनों को ही तो बना के खत्म करना है ना मामला। मैंने जो सवाल आपसे पूछा, राजकुमार भाटी जी एक बात बताइए, असद आपके बगल में बैठकर ये कह रहे हैं सरकार आपकी थी, आपने बनवाया क्यों नहीं? अगर ये बनाते तो क्या कहते? सबसे पहले ये नहीं कहते देखो तानाशाह, क्यों इनको सरकार ने मैंडेट दिया तो मुसलमानों के अरमानों को कर आप वहां मंदिर बना रहे, क्या ये कहते कि नहीं कहते? सर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं कह रहा हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं कह रहा हूं मैं, कोई स्पेकुलेशन। तो आप यहां बैठे मेरे बगल में, मैं कह रहा हूं कोर्ट ने कहा है कि वो जो जगह है जहां रामलला अभी विराजमान है, एक टेंट के नीचे, तंबू के नीचे ही सही, वो राम जन्मभूमि है। आप भी कह दीजिए आप मानते हैं, कोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है, इसीलिए तो विभाजन हुआ। एक तिहाई दुष्यंत नगर, बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं तथ्य के विपरीत बात कह रहा हूं? तो आप किसको फैसला लेना चाहिए? आपने अभी क्या कहा? अब आपने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं तो फिर आप ये बात कहिए कि सरकार आपकी, तो दोनों बातें मत कीजिए। चलिए हम थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। अच्छा राजकुमार भाटी जी बोले, है कि इन्होंने तीनों पक्षकारों को, तीनों स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे कितनी बार बैठा के मामले को सुलझाने की कोशिश? अगर आपने क्या कहा लॉ ऑफ द लैंड टू से, देखिए आपने कहा सरकार आपकी थी, आपने बनाया क्यों नहीं? फिर आपने क्या कहा लॉ ऑफ द लैंड शुड प्रिवेल, तो कोर्ट को फैसला ले। फिर आपने कहा तीनों पक्षकारों को बिठा, संसद उसमें नहीं आता क्या? हर बार देखिए फिर क्या हो रहा है। नहीं आप मुझे बताइए, संसद लॉ ऑफ लैंड में आता ही नहीं आता? नहीं संसद, सरकार, संसद जो है नियम बनाती है, लॉ बनाती है। लॉ ऑफ द लैंड जो अपहोल्ड करने का काम है वो कोर्ट का है। मामला अभी कोर्ट में। अभी आपने तीनों बातें कही, इसीलिए मैं कह रहा हूं किस तरह से राम मंदिर पे कौन क्या विषय को घुमाता है। देखिए आप रुक जाइए, असद जी आप रुक जाइए। राजकुमार भाटी जी बहुत पेशेंटली वेट कर चुके हैं, 15-20 मिनट उन्होंने नहीं बोले हैं। देखिए मैं इनका बहुत आदर करता हूं। राजकुमार तो अब आप बीच में ना बोले। राजकुमार भाटी जी मुझे बताइए, प्रधानमंत्री के बयान जो आपने सुने, इस पर आपकी प्रक्रिया क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने उस दिन भाषण में भी कहा था कि कांग्रेस के 55 साल का जो काम उनको करना चाहिए था, मुझे 5 साल में करना पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें जो कांग्रेस भाजपा के मैनिफेस्टो में नहीं थी 2014 में, वो सब कुछ पिछले 4-5 साल में हमने देखा है। नोटबंदी उनमें से एक है, जीएसटी उनमें से एक है, ये सब उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे करना पड़ा, अब जो काम बचे हैं वो मैं अब करूंगा। आज जो उन्होंने कहा है कि न्याय के विषय में, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? न्याय के विषय में तो जो आपके चैनल पे अंश दिखाए जा रहे हैं उनके इंटरव्यू के, न्याय का जो उन्होंने जवाब दिया है वो गुमराह करने वाला है। क्यों कह रहे हैं आप? या तो प्रधानमंत्री जी की समझ ही इतनी है, या वो जानबूझ कर गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस जो न्याय स्कीम लेकर आई है वो न्यूनतम आय योजना है, वो जस्टिस नहीं है। और प्रधानमंत्री उसका अर्थ जस्टिस लगा रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाऊं? नहीं। अच्छा आप बोल रहे हैं, इससे मैं बस अपनी टीम से आग्रह करूंगा, जो कांग्रेस का प्रचार कमर्शियल है उसके विजुअल जरा राजकुमार भाटी जी को दिखा दीजिएगा, जब वो बोलना खत्म करें, जब बोलने उसे हाँ जी आप हाँ राजकुमार भाटी जी बोलिए। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई काम ऐसे किए जो इनके पिछले घोषणा पत्र में थे। 2014 का अगर घोषणा पत्र आप उठा के पढ़ें, उसमें लिखा हुआ था धारा 370 हटाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाएंगे जी, और काला धन लेकर आएंगे 100 दिन के अंदर, और राम मंदिर भी था। इन 5 विषय पर एक कदम भी, और महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, ये प्रमुख इनके घोषणा पत्र में थे मुद्दे। इन 5 मुद्दों पर, 6 मुद्दों पर एक कदम भी प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने 5 साल के अंदर नहीं बढ़ाया, एक भी कदम। ठीक। अब फिर वो 6 के 6 उसमें शामिल किए हैं। फिर 33% आरक्षण के घोषणा कर रहे हैं, फिर वही 370, फिर वही समान नागरिक संहिता। एक बात, जो इनके घोषणा पत्र में नहीं थे, ऐसी कुछ उपलब्धियां अपने गिनाते हैं। प्रधानमंत्री जी को मैंने इनका जो संकल्प पत्र बहुत गौर से पढ़ा जी। प्रधानमंत्री जी ने देश के 130 करोड़ लोगों के लिए अपना संबोधन किया। हालांकि मुझे इस पर भी आश्चर्य हुआ कि देश की आबादी 136 करोड़ है। प्रधानमंत्री जी को अभी ठीक से पता ही नहीं है कि देश की आबादी 136 करोड़ है। वो 130 करोड़ को संबोधित कर रहे हैं। उसमें इन्होंने कहीं भी नोटबंदी का जिक्र नहीं किया। और मुद्दे तो बताए हैं, उज्ज्वला बताइए, जनधन खाते बताए हैं,
लेकिन नोटबंदी का जिक्र क्यों नहीं किया? इसका मतलब एक खुद मान रहे हैं नोटबंदी का जिक्र करते हुए घबरा रहे हैं, लोगों की भावनाएं भटक जाएंगी नोटबंदी का जिक्र अपने भाषण में भी, अपने संबोधन में भी नहीं कर पा रहे हैं जी। तो ये अगर नोटबंदी से कोई फायदे हुए होते थे इसको, ये इनका फेलियर था। और देखिए इनके घोषणा पत्रों में, आपने कहा कि जो घोषणा पत्र में नहीं था, ये जो 4-5 फर्जी उपलब्धियां बताते हैं, जैसे मुद्रा में स्पष्ट मुद्रा की वेबसाइट पर मौजूद है, एवरेज 23,000 के लोन मिले हैं 90% लोगों को। 23,000 रुपए में कौन सा उद्योग स्थापित हो जाएगा? जो ये उज्ज्वला जो है इनकी, ये गैस के सिलेंडर जो दिए गए हैं, उसका जो फॉर्म भरा जाता है उज्ज्वला स्कीम का, उस फॉर्म में एक शपथ ली जाती है उससे, उपभोक्ता से, कि मेरे पैसे किस्तों में काट लिए जाएं, जब तक मेरे पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे मैं जो अनुदान मिलता है वो नहीं लूंगा। तो ये इनकी धोखाधड़ी है। ये कहते हैं हम निःशुल्क दे रहे हैं, हम निःशुल्क दे रहे हैं। अच्छा, और ये कई इनकी चीजें थी, स्टार्टअप इंडिया, अच्छा मेक इन इंडिया, वो तो सब। अच्छा भाटी जी रुकिए, आप कम से कम 2-2.5 मिनट बोले, क्योंकि आप कम से कम 20 मिनट चुप थे, तो मैंने भी आपको नहीं टोका। लेकिन बात क्या है, मैंने आपसे पूछा कांग्रेस के न्याय पर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, आपने पूरी फेरिस्त भाजपा के मैनिफेस्टो पे सुना दी। आपने सही सवाल, कुछ सवाल उठाए हैं प्रेम शुक्ला, नहीं प्रेम शुक्ला जी उसका जवाब दीजिएगा। मैं ये आपसे ये कह रहा था कि आपने क्या कहा कि ये न्यूनतम आय की स्कीम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अभी चुनावी जो प्रचार है, जो उनका जो कमर्शियल है, उसमें उन्होंने ये कहा है अब न्याय होगा, अब प्रगति होगी, अब न्याय होगा, अब देश आगे जाएगा, अब न्याय होगा। अब उन्होंने न्याय को जस्टिस कर दिया है। अब अगर उन्होंने न्याय को जस्टिस किया है तो प्रधानमंत्री ने नहीं घुमाया, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस जो न्याय को घुमाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें पूछा है कि अगर आप जस्टिस की बात कर रहे हैं तो ये सब जस्टिस कीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, राजकुमार भाटी का जो सवाल था उस पर आप जवाब दीजिए कि देखिए आपने अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में नोटबंदी की बात नहीं की। आपने अपने संकल्प पत्र में जो कुछ आपने कहा है वो किया है, वो मैनिफेस्टो में गलत प्रचार किया है, गलत आंकड़े का क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे रियलिटी अलग है। देखिए मुद्दे के बाद पहले राम मंदिर पर जो है असद खान फलाई ने पूछा कि हमने किया क्या। तो इनकी जानकारी के लिए 1994 से सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन को अधिग्रहित करवा लिया था। सरकारें 1994 के बाद लगातार रही, सबसे अधिक सत्ता में जो है कांग्रेस रही। कभी भी उस भूमि को, जो निर्विवाद भूमि थी, उसको मूल भूमि मालिकों को वापस लौटाने की इन्होंने एक एप्लीकेशन नहीं लगाई। तो हमने एप्लीकेशन लगाई और वो भूमि वापस लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। अभी रुके 2014 तक आप सुन लीजिए ना, बेताब क्यों हो रहे हैं। 2010 से लेकर 2010 का जजमेंट है, 2014 तक ट्रांसलेशन करने की कभी कोशिश नहीं की। 2017 तक सपा की सरकार 84 से 2014 तक का मत गिनाइए, 2014 से 2019 की बात आपसे सवाल उस पर हुआ था, उस पर। अरे रुकिए, विषय राम मंदिर नहीं है, हम भटक रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। फिर आप वही पोल पकड़ रहे हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट है, ऐसा मत कीजिए। वहां पर भी आज निर्मोही अखाड़ा ने आपके पिटीशन को, सरकार के पिटीशन को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है देखिए इसका टाइटल डिस्प्यूट का निवारण कीजिए, 67 एकड़ को छुड़ा की जरूरत नहीं है। आरोप लगाने अच्छा ठीक है, अच्छा रुकिए। हाँ प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे आप एक व्यक्ति को 2.5 मिनट तक अनर्गल प्रलाप करने का अवसर देते हैं और मुझे 30 सेकंड तो राम मंदिर पर बात भी नहीं की। अब इन्होंने कहा कि हमने, राजकुमार भाटी जी ने तो राम मंदिर पर बात भी नहीं की थी। मैंने आपसे क्या कहा, आप राजकुमार भाटी जी पर जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप असद खान को पकड़ रहे हैं। फलाही जी ने की थी। अब 3 लोग आरोप लगा के भागेंगे तो उत्तर तो एक ही को देना। देखिए राम मंदिर आज विषय नहीं। रुकिए, राम मंदिर आज सबसे बड़ा का विषय नहीं। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। फलाही जी और दुष्यंत नागर ने राम मंदिर विषय को उठाने का काम किया नहीं तो राम मंदिर पर। अच्छा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप वो पोल मत पकड़िए ना जो आपके लिए कन्वीनियंट है। प्रेम शुक्ला जी, आप चढ़कर बनाएंगे। अरे आप वो पोस्ट मत पकड़िए ना जो आपके लिए कन्वीनियंट है। रुकिए, राम मंदिर बनाएंगे। ठीक है राम मंदिर नहीं रुकिए। अच्छा देखिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राम मंदिर को आप यहीं रुकने दीजिए। कोर्ट उसको संज्ञान में ले रहा है, जो भी चल रहा है कोर्ट के प्रकरण में वो चलने दीजिए। आपके मैनिफेस्टो में उसकी बात हुई है। किसी और दिन मैं, आप और फलाही जी, सिर्फ हम 3 राम मंदिर पर बहस करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं प्रेम शुक्ला जी, अभी आगे बढ़ते हैं। राजकुमार भाटी जी ने आपके वादे पर और न्याय पर सवाल उठाया, उस पर जवाब दीजिए। दो जो लोगों ने यहाँ पे
पत्थर मार के जो पत्थरबाज जो भागे थे, असद खान फलाई और त्यागी जी, देखा नहीं, अब आप लोग रिएक्ट मत कीजिए, वो जानबूझ के आपको प्रोवोक कर रहे हैं। देखिए नहीं, दुष्यंत नागर रुके, मैं कह रहा हूं ये जानबूझ के आपको प्रोवोक कर रहे हैं ताकि वो मंदिर में ही आपको उलझा के रखें। मैं आपसे कह रहा हूं, देखा आपके उलझ गए, मैं आपसे यही कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी देखिए, ये फॉर्मूला भी मुझे पता है, जैसे मुझे दुष्यंत नागर के फॉर्मूला पता है, मुझे आपके भी फॉर्मूला पता है, मुझे आपका भी फॉर्मूला पता है। मैं तब तक नहीं रुके, मैं तब तक आपको टोकते रहूंगा जब तक आप राजकुमार भाटी जी के न्याय पर और भाजपा के वादों पर आप जब ने जो 3 प्रश्न उठाए, हाँ चलिए, भाटी जी भी आ गए, हाँ नहीं रुकिए, उसके बाद भाटी जी भी आ गए, बोलूंगा, रुकिए, नहीं आप बता दीजिए, कांग्रेस की न्याय योजना में जो 72,000 रुपया सालाना गरीब को देने का वादा है, आप उसके विरोध में हैं क्या? आप नहीं चाहते गरीब आदमी को 6,000 रुपया मासिक मिले? सुनिए, 20 करोड़ लोगों सुनिए, मासिक रूप से मिले। क्या भारतीय जनता पार्टी उसका आधिकारिक रूप से विरोध करती है? मौका दे रहे हैं, आप 3 लोग हैं, तब से वो एक अकेले हैं, वो नहीं बोलेंगे, वो छूट जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, रुकिए, संयम से। अच्छा ठीक है, अब राजकुमार भाटी जी और प्रेम शुक्ला आप स्क्रीन पर हैं। प्रेम शुक्ला, अब राजकुमार भाटी जी बहुत पेशेंटली आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं भाटी जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं, कृपया उसको धैर्य से सुने। हाँ जी। अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता पर उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में महिला आरक्षण काला धन 370 नहीं, उस पर भी तीनों मैं कह रहा हूं, तीनों पर आ रहा हूं। हमने ट्रिपल तलाक सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर एक बिल लोकसभा में लाया, राज्यसभा में हमारे पास ट्रिपल तलाक पे नहीं पूछा शुक्ला जी, घुमाइए मत। नहीं सुन, महिलाओं को 33% आरक्षण, बीच में क्यों चीख रहे हैं? निकाह हलाला आपका सपा बसपा वाला टूटने वाला है, चिंता न करें। आप कृपा करके मुझे बताइए, अनुच्छेद 370 या जो है समान नागरिक संहिता, इन सब पे हम संसद से ही कानून लाएंगे। संसद में कानून लाने के लिए लोकसभा के साथ हमको राज्यसभा में बहुमत चाहिए। राज्यसभा में हमको बहुमत 2020 में प्राप्त होगा, हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए हम उन दोनों वादों को निभा नहीं पाए। लेकिन उन दोनों वादों को आप अपने कल्पना लोक में देश को लेकर जाना चाहते हैं। जब ये होगा तब वो होगा, नॉमन तेल आ जाएगा, तब राधा नाचेगी और नॉमन तेल आएगा नहीं। तो झूठे वादे क्यों करते हैं फिर आप? उसमें लिखो घोषणा, तब करेंगे। और महिला आरक्षण में तो किसी का भी विरोध नहीं है। आप अच्छा एक मिनट, समान नागरिक संहिता अच्छा प्रेम शुक्ला जी समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, स्पष्ट कर अच्छा प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। राजकुमार भाटी जी, आपने क्या कहा कि 9 मन तेल होगा और राधा नाचेगी, है ना? आपने कहा, देखिए आपने कहा लोकसभा में जब नंबर होंगे, राज्यसभा में नंबर होंगे, जब हमारा बहुमत होगा तब हम कानून लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह के वादे मत दिखाइए, कहा आपने। बिल्कुल। तो न्याय पे भी कांग्रेस पार्टी से यही कह दीजिए। मैंने ये इसलिए कहा, न्याय पर भी कांग्रेस पार्टी से यही कह दीजिए। मैं बताऊं मैंने क्यों कहा। मैंने इसलिए कहा कि महिला आरक्षण पर और काले धन पर हर पार्टी का समर्थन इन्हें प्राप्त है। कई बार बीच में आवाज उठाई महिला आरक्षण का बिल लाइए। ये बहानेबाजी कर रहे हैं, ये इसमें बहुमत का सवाल है ही नहीं। अच्छा ठीक, इन्हें अपने वादों के प्रति इनकी प्रतिबद्धता नहीं होती है। अब महिला आरक्षण और काले धन पर, महिला आरक्षण और काले धन पर इस पर इससे पहले की सवाल पूछा जाए। रुकिए, चिदम्बरम जी ने क्या कहा? चिदम्बरम जी ने न्यूज 18 से कहा कि जब जीडीपी 5 साल बाद 4 लाख करोड़ की हो जाएगी तब न्यूनतम आय का मैक्सिमम स्पेंड जो होगा 3.6 लाख करोड़ होगा, यानी कि उस वक्त जो है वो 1% जीडीपी होगा। हम जब सरकार में आएंगे तब हम पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद फेज वाइज इसको लॉन्च करेंगे। ये सब बहुत बढ़िया है। तब आपको 9 मन तेल होगा और राधा नाचेगी, याद नहीं आई राजकुमार भाटी जी? मैंने कहीं समर्थन नहीं किया। हम कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो यानी कि हमने कहा है झुंझुना है कांग्रेस का। बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये कहा था कि न्याय का वो अर्थ गलत बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है मैं कांग्रेस पे आंख मीच का विश्वास कर रहा हूं। कांग्रेस अपना बताया रोड मैप अगर उसके पास कोई है, कांग्रेस तो धोखा देती रही है देश को, और अब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अच्छा, अब दोनों पार्टियां एक जैसी, एक जैसा। अब दुष्यंत नागर आप बोलिए। रुकिए प्रेम शुक्ला जी। इंदौर के कुछ गांवों में न्याय का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, अब परेशान मत होइए। इंदौर के गांव में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? के कुछ गांव, मैंने सुना इंदौर से यहाँ 300 करोड़ रुपए लाया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट था सब। 60 लोगों जिस पर प्रधानमंत्री बोले भ्रष्ट
60 लोगों के यहाँ छापामारी की। दिल्ली से इंदौर गया, दिल्ली से इंदौर गया। नहीं सर, इंदौर से यहाँ है 280 करोड़। अच्छा, मैं उसमें से 20 करोड़ हवाला से आप करेंगे डाइवर्ट। मैं नहीं, आपने कहा इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। मैंने बोला किसका प्रोजेक्ट चल रहा है? मेरे पास जानकारी ये कौन से न्याय का प्रोजेक्ट चल रहा है? वहां 30,000 करोड़ की लागत है। किसान, गरीब लोगों को, किसान के ऋण माफी में 30,000 करोड़ की जरूरत है। आज तक 3,000 करोड़ माफ नहीं हुआ। गरीब की कर रहा हूं, फाइल तो 2 घंटे में साइन हो गया। माफी कर रहा हूं, मैं गरीब की बात कर रहा हूं। आपको हंसी सूझ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश का गरीब देख रहा है, बिल्कुल नहीं। और गरीब बटन दबाएगा हाथ के पंजे पर। देश का गरीब देख रहा है कि 1971 से आज तक गरीबी हटाओ का ही खेल चल रहा है। न्यूनतम आय की गारंटी अरुण ढाक 12,000 रुपया कब है मासिक? कब आएगी? आनंद जी 52,000 रुपए मासिक बनने दीजिए। 12,000 रुपए, 12,000 रुपए मासिक न्यूनतम आय की गारंटी। हाँ, न्यूनतम आय नहीं तो यानी 72,000 रुपए सालाना, यानी 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाले हैं। टॉप अप 6,000 रुपए वो टेका, फिर टॉप अप। ये कह रहे हैं टॉप अप। राहुल गांधी ने कहा टॉप अप, फिर रणदीप सुरजेवाला ने कहा नो टॉप अप। मोदी जी ने कहा, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं आपके इंटरव्यू में, फिर सुनिए राहुल गांधी ने कहा आज आर्थिक इमरजेंसी है। कहा था असद, कहा था हाँ अब। और लेकिन कपिल सिब्बल और चिदम्बरम साहब कहते हैं आज जीडीपी की ग्रोथ जिस तरह से है उस तरह से भी अगर ग्रो करेगी तो हम 3 से 5 साल के अंदर हम 4 लाख करोड़ की जीडीपी पहुंच जाएंगे। देखिए आज जीडीपी ग्रोथ क्या है? 6%। नहीं, सुन आर्थिक इमरजेंसी है लेकिन जीडीपी ग्रोथ वहां पहुंच जाएगा। पीपीपी क्या है? लेकिन आप जीडीपी की तो बात कर रहे हो। तो कांग्रेस का तो आपको कांग्रेस के वादे पे विश्वास है? नहीं, वादे पे नहीं विश्वास है। तो आपको लगता है वो न्याय है? 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 मैं जवाब दूंगा, बोलने नहीं मुझे एक बात, मैं जवाब पहले दूंगा, कोई नहीं बोलेगा। 74,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। लोगों ने कहा नहीं किया, सुन लीजिए, 2009 नहीं किया, ऐलान किया, रिकॉर्ड ले आऊंगा, ऐलान किया। ले आऊंगा, पैसे जितने डिक्लेयर हुए 50,000 करोड़ से ज्यादा डिक्लेयर, 50,000 करोड़ से ज्यादा। चिल्लाने से भारतीय जनता पार्टी ने बोला नहीं योजना लागू हो सकती। झूठ सच और सच झूठ नहीं हो जाएगा। देखिए दुष्यंत नागर को पानी थोड़ा और पीना पड़ेगा, गला खराब हो जाएगा, फिर बोलेंगे देखिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे इतना चिल्लाना पड़ा। आप चिल्लाइए। 50,000 करोड़ से ज्यादा नहीं रिलीज किया गया था, नहीं रिलीज किया गया था 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, और उसमें भी सबसे ज्यादा से ज्यादा दलाली हुई थी इस पैसे की। और जो आखिर में ग्राउंड में किसान था, किसी भी किसान के अकाउंट में डायरेक्ट ये पैसा नहीं गया था, नहीं गया। नहीं है सर, आप नहीं ला पाएंगे आंकड़े, आप नहीं ला पाएंगे आंकड़े, आप नहीं ला पाएंगे आंकड़े, क्योंकि उस वक्त 5 करोड़ घरों के अंदर भी 5 करोड़ लोगों के पास भी 2.5 करोड़ लोग थे जिनके पास डीबीटी था। वो जाकर आज 50 करोड़ हुआ है। आज जाकर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं, ऋण माफी में आप पैसे डेबिट कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। रुके मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन भाजपा के मैनिफेस्टो पर बहुत सारे सवाल पूछे। अच्छा लगा कि आप सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए सवाल, लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपको खुद न्याय पर विश्वास नहीं है। आपको खुद ये नहीं लगता कि वो ये कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मैं उस जवाब देने देंगे मुझे? नहीं कर सकते। चलिए 1 मिनट, मेरे पास समय कम है।